हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल स्किल के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम दो प्रैक्टिकल की स्टडी करेंगे, जिनमें से एक हमारा प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन विस्कोस लिक्विड बाय मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन स्फेरिकल बॉडी। एक ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा और एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग और समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस वीडियो में देखा जाए तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि यहाँ हमारा टारगेट क्या है, हमें किस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करना है, किस चीज़ को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने क्लास 11th में विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। अब हमें किसी विस्कोस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बाय मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन बॉडी। उस बॉडी की पहले, उस स्फेरिकल बॉडी की पहले हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थ्योरी सेक्शन देखें, इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो व्हेन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज अलाउड टू फ्री फॉल, आप जानते हो कि जब जैसे अगर हम लोग देखें, मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास, ठीक है, जब ये फ्री फॉल करती है यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब नीचे की तरफ ये गिरती है और इसको गिराया जा रहा है एक ऐसे लिक्विड में जिसकी विस्कोसिटी ईंटा है, जिसकी विस्कोसिटी क्या है, ईंटा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी यहाँ पर ईंटा है। तो ऐसे लिक्विड में इसको गिराया जा रहा है एक रेडियस आर वाले स्फीयर को जिसकी विस्कोसिटी ईटा है। तो इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में हम किसी बॉडी को गिराते हैं नीचे अंदर की तरफ, तो आपको पता है कि जब बॉडी गिरेगी तो नीचे से एक अपवर्ड फोर्स काम करता है, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट। तो ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या है, ये अपथ्रस्ट है। तो अपथ्रस्ट एक फोर्स, नीचे ग्रेविटेशन लग रहा है, ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, तो जो उसका नेट फोर्स होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, वो एक रिटार्डिंग फोर्स को फील कर रही है। जैसे अगर इसका हम FBD बनाएं, इसके FBD को हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो एक स्फीयर है, ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है, इस स्फीयर में नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, या वेट कहें या हम उसको फोर्स कहें, तो आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, क्या होता है mg। अब अगर हम मास की बात करें तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मान लिया कि जो स्फीयर है, जो ये बॉल है या जो ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी रो है और जिस लिक्विड में इसको गिराया जा रहा है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो दो डेंसिटी में लेके चल रहे, तो रो, दूसरा सिग्मा। तो सिग्मा डेंसिटी है मीडियम की और रो डेंसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो नीचे लगेगा वेट, अब ऊपर क्या लगेगा, ऊपर एक फोर्स, ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा। अभी हमने आपको समझाया, ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग किसी लिक्विड में, ठीक है, कोई लिक्विड है हमारे पास, इस लिक्विड में जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो नीचे इसका वेट लगता है, लेकिन ऊपर क्या लगता है, ऊपर लगता है अपथ्रस्ट, ठीक है। तो अपथ्रस्ट भी एक फोर्स है ना, जिसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं। तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा, ये लगेगा। ये सारी चीज आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी होगी। साथ में इसमें एक ड्रैग फोर्स लगता है, जिसको हम 6 पाई ईटा आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोक्स लॉ में ये चीज आप लोगों ने समझी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। इस रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, तो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को हम समझ सकते हैं। ये वैल्यू कितनी होती है, 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है, कितनी होती है, 6 पाई ईटा आरवी। जहाँ पर हम लोग बात करें अगर कि सर ये 6 पाई हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ईटा विस्कोसिटी होगी, आर रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, यानी जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को ही हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इस फोर्स को स्टोक्स फोर्स भी कहते हैं। स्टोक्स के थ्रू चूंकि ये लॉ बनाया गया था, तो इस फोर्स को हम स्टोक्स फोर्स भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें इनसाइड अ लिक्विड इन एडिशन टू द स्टोक फोर्स, लिक्विड के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके साथ साथ कुछ और भी ये जो बॉडी है वो कुछ और भी फोर्सेस को एक्सपीरियंस करती है, जैसे कि हमारा बायोएंट फोर्स हो गया, जैसे कि हमारा वेट हो गया। तुमने बताया ये जो नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, इसको हम वेट बोलेंगे। और जो अपवर्ड फोर्स आपको दिख रहा है, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग, ये वाला जो फोर्स है, जो ग्रीन कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा बायोएंट फोर्स है, ठीक है। और जो नीचे हम ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा
वेट है, ठीक है। तो स्टोक्स फोर्स के साथ साथ इस बॉडी पे दो चीज़ें और भी लगेंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो हमारा ये वेट हो गया और दूसरा ऊपर ये हमारा एक बायोवेंट फोर्स हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो ये चीज़ आप आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि जो डेंसिटी रो हमने माना है, यहाँ पे जो रो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी मटेरियल की है, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे दो डेंसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे दो डेंसिटी यूज़ की जा रही हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है, ठीक है। ये जो डेंसिटी सिग्मा है ये हमारे मीडियम की डेंसिटी, और ये जो रो है ये डेंसिटी हमारे मटेरियल की है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें, अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज द स्फीयर एक्सेलरेट टू डाउनवर्ड्स। इन दोनों फोर्सेस में, अगर इन दोनों फोर्सेस को देखें, ये जो दोनों फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्फीयर है ये एक्सेलरेट कर रहा है कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द रिटार्डिंग स्ट्रोक फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रोक्स फोर्स है ना ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि स्ट्रोक फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, 6 पाई ईटा आर वी पे। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो वी है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इससे स्टोक्स फोर्स की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अंटिल द बॉडी कम्स बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कब तक बढ़ेगी, जब तक कि वो बॉडी एक फिक्स्ड मोशन में नहीं आ जाती, जब तक कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं हो जाती। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपने जो 3 पॉइंट हाईलाइट आपको करना है, 3 पॉइंट आपको बेसिकली समझना है कि जब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उस पर क्या होगा, फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, एक फोर्स लगेगा यहाँ पर ये वाला, कौन सा, वेट। ये हो गया आपका बायोवेंट, ये हो गया स्टोक्स फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि जब बॉडी नीचे की तरफ आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ जो स्टोक्स फोर्स है ये भी बढ़ता है। तो होता क्या कि जो बॉडी का मोशन है वो एक कांस्टेंट रेट से, ये एक कांस्टेंट रेट पर आ जाती है। ऐसा कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो फिक्स हो जाती है, और उसी फिक्स वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन बनाएं तो ध्यान से देखना इसको, इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो इस इक्वेशन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर के जो फोर्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। ऊपर की प्लस फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, और कौन सा फोर्स है, ये बायोवेंट फोर्स है, ठीक है। बायोवेंट फोर्स है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, रो जी। यहाँ थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे समझा देते हैं इनको शॉर्ट में, कि ये तो हो गया हमारा स्टोक्स फोर्स, ठीक है। स्टोक्स फोर्स ऊपर आएगा, प्लस जो हमारा ये है बायोवेंट फोर्स ये भी ऊपर आएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वेट है ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो जो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कि जो स्टोक फोर्स है इसकी वैल्यू वेट माइनस बायोवेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिलेशन से इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे स्टोक फोर्स की, वेट की, बायोवेंट फोर्स की, अगर ये सारी वैल्यू में इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर कुछ ये इक्वेशन। देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया स्टोक फोर्स 4/3 पाई आर क्यू रो जी होगा माइनस 4/3, पहले तो कोई ये आएगा ये वाला टर्म, इसमें जी भी आएगा, और फिर यही वाला टर्म सिग्मा के साथ आएगा। बट अगर हम इस टर्म को देखें दोनों में कॉमन होगा, जब कॉमन लेंगे तो हमें ये जो इक्वेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। और यहाँ से ईटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी ये 2/9 आर स्क्वायर वी रो और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको करना क्या है, मेन चीज़ क्या समझनी है कि हमें पहले ये देखना है कि हमारे बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उन डायरेक्शन जो सेम डायरेक्शन की फोर्स है उनको प्लस करना है, जो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स उनको माइनस करना है। उससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन से हमने ईटा यानी विस्कोसिटी की वैल्यू निकाली। अब जो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है
वो बेस है किस पर, हमें मेन निकालना है ईटा, ठीक है। देखो डेंसिटी में गिवन होगी, जी हमें पता है, वेलोसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं, रेडियस हम मेजर कर सकते हैं, मेन क्या हमारा ईटा, तो हमें ईटा को मेजर करना है। तो ईटा को मेजर करने के लिए हमें रेडियस पता करना पड़ेगा, वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, दोनों की डेंसिटी पता करनी पड़ेगी, और जी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो कि 9.8 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें और भी चीजें, क्या कि जो वेलोसिटी होती है फ्री फॉल की, वो इन्फ्लुएंस्ड इससे भी होती है कि उसके आसपास, यानी जो वॉल का जो नियरनेस है वो है कि नहीं, यानी अगर किसी चीज को हम फेंक रहे हैं तो उसके आसपास कोई बाउंड्री वॉल है कि नहीं। अगर बाउंड्री वॉल है, जैसे मान लो किसी स्पेयर को, छोटा सा कोई स्पेयर, उसको हम किसी कांच के ग्लास में फेंकते हैं, तो जो वेसल जो होता है, बर्तन जो होता है, जिस बर्तन में उसको हम फेंक रहे हैं, अगर वो वॉल के आसपास से गिरेगी तो वॉल का भी उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उस इन्फ्लुएंस को अगर हम लोग देखें तो जो वेलोसिटी v है, जो v है वो एक्चुअल में v ना होके वो v डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमें नया रिलेशन मिलेगा वेलोसिटी का वो ये मिलेगा, ये एक करेक्शन है जिसको हम लेडेनबर्ग करेक्शन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेडेनबर्ग करेक्शन। ये जो करेक्शन है इसको हम लेडेनबर्ग करेक्शन कहते हैं। और अगर इस v की जगह, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, इस v की जगह, इस वाले v की जगह अगर ये v डैश रख दिया जाए तो सही इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। इससे होगा क्या कि जो हमारे आसपास जो अगर कोई बाउंड्री इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को भी हम मिनिमाइज इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें ध्यान रखना है, जो मिनिमम इन टर्म्स है वो क्या है कि हमारा जो v है वो वेलोसिटी है, किसका, वेलोसिटी है उस बॉल का या उस मटेरियल का जिसको गिराया जा रहा है, और रेडियस r किसकी है, ये वेसल है, जो बर्तन, जिस बर्तन में, अगर देखो हम उसको ओपनली अगर फॉल कर रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओपनली फॉल हो रहा है तो ये वाला इक्वेशन हमारा काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे बर्तन के अंदर, ऐसे किसी वेसल के अंदर हम उसको गिरा रहे हैं जिसका बाउंड्री हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो उसमें हम रेडियस r को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमें फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, वो फॉर्मूला क्या मिल गया, ये मिल गया हमें विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये जो फॉर्मूला है ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हम लोगों ने इस ईटा तक हम लोग कैसे पहुंचे और किस तरीके से हम लोगों ने इसमें करेक्शन किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि अगर इसको मेजरमेंट करना है तो प्रोसीजर क्या है। देखो आपके स्क्रीन पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको पूरा दिया गया है, इसका हम एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे जिससे आप लोग उसको एनिमेशन के थ्रू और भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर है अ लॉन्ग ग्लास जार इज टेकन फिल्ड। सबसे पहले एक हमें बड़ा सा जार लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जार आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो जार है, ये जो जार आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एक लॉन्ग ग्लास जार को लेना है जिसको हमें ग्लिसरीन से फिल कर देना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, क्या भरी है, ग्लिसरीन भरी है। इसके अंदर हम ग्लिसरीन को फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, फिर क्या करना है, अ स्मॉल ट्यूब इज पास थ्रू द कॉर्क सेंट्रली। एक छोटी से में ट्यूब को क्या करना है, एक छोटी सी जो ट्यूब है उसको हमें क्या करना है, कॉर्क के अंदर से, ये दिख रहा है आपको कॉर्क, ये तो कोई रबर का कॉर्क दिख रहा है, इसके अंदर से हमें इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है। फिर है टू गम पेपर आर पेस्टेड ऑन द जार। देखो दो गम पेपर आपको दिख रहे होंगे, एक आपको ये दिख रहा है गम पेपर, एक ये दिख रहा है ना, दो गम पेपर जो हैं वो आपको पेस्ट करने जार के ऊपर, जिनके बीच का डिस्टेंस, ये जो एल है, ये एल लगभग कितना होना चाहिए, लगभग 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। द जार इज क्लेम्ड टू स्टैंड एज शोन। जार को कुछ हमें इस तरीके से, जो आपको दिख रहा है सेटअप, कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका सेटअप करना है, ठीक है। फिर लिखा है लेटर lead shots are dropped in the tube and their time to pass between the gum paper। हमें क्या करना है, थोड़ी देर बाद जो लेड के जो शॉट्स हैं, जो गोले हैं लेड धातु के, मेटल के, उसको इसमें ड्रॉप कर देना है, ठीक है, इन द ट्यूब एंड देयर टाइम टू पास बिटवीन द गम पेपर इज नोटेड। और क्या लिखा है आगे, जो लेड शॉट्स हैं इनको मैं ड्रॉप करना है इस ट्यूब के अंदर, एंड द टाइम टू पास बिटवीन द गम पेपर, ये गम पेपर से कब पास हुए उनका टाइम हमें नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद
दिस गिवन द टर्मिनल वेलोसिटी, इससे हमें उनकी वेलोसिटी मिल जाएगी, भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इनको कितना टाइम लगा है ना, ये चीज़ हम पता कर सकते हैं, है ना। क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे उसको कितना टाइम लगा। हम टाइम और इस डिस्टेंस को मेजर करके, भाई यहाँ से ये गम पेपर है, एक गम पेपर है, मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, समझ रहा, इनकी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मान लिया कि इनको 2 सेकेंड लगे, ये 2 सेकेंड लगा इस पेपर को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो इसकी वेलोसिटी टर्मिनल कितनी होगी, भाई वी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गम पेपर को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी मिल गई। अब जो रेडियस है लेड शॉर्ट की, ठीक है, इसको हम स्क्रू गेज से, हमने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था कि स्क्रू गेज से हम कैसे वैल्यूज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। तो स्क्रू गेज से हम उसका डायमीटर निकाल सकते हैं और डायमीटर का आधा करके हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको सेट करना है, ठीक है। इसमें लेड मेटल की 2, 3 या 4 जो भी आप लेना चाहो वो बॉल्स आपको ड्रॉप करनी है। इन दोनों पेपर के बीच में हमें उसके टाइम को नोट करना है कि इस पेपर से इस पेपर तक पहुंचने में उस बॉल को कितना टाइम लग रहा है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी। और स्क्रू गेज का यूज करते हुए हमें इसका आर निकाल लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम देखें तो 2 वैल्यू में मिल गई हैं, क्या क्या मिल गया हमें, आर मिल गया, वी मिल गया। अब बची हमारी डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी देखो, मोस्टली जो डेंसिटी जो हमें होती है उसके लिए एक अलग से एक्सपेरिमेंट होता है कि डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसको आज हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आपका टेबल होता है, डेंसिटी टेबल जो होता है, उस डेंसिटी टेबल से भी हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि जो गम पेपर है ये मस्ट बी स्टक्ड सफिशिएंटली लो सच दैट द लेड शॉट अटेन टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग इट। अब ऐसा नहीं करना है, जैसे सपोज करो कि आपने क्या किया, ये जार लिया, ठीक है, और यहीं पे गम पेपर चिपका दिए, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होगा जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा ना, तो गिरते उस पर रिटार्डिंग फोर्स काम करेगा, जिससे वो वेलोसिटी उसकी धीमे धीमे कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कम से कम गम पेपर उतनी डिस्टेंस पे लगो जहां पर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जा रहा है तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 गम पेपर होने चाहिए, जिससे बॉडी जब यहाँ से गिरना चालू होगी तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो अपनी वेलोसिटी को, एक मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेंड कर लेगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें 2 ग्राफ बनाने। दिस एक्सपेरिमेंटल लीड्स टू प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ v वर्सेस r, वेलोसिटी वर्सेस रेडियस हमें ग्राफ बनाने हैं, और v वर्सेस r स्क्वायर भी हम ग्राफ बना सकते हैं। और इन ग्राफ के बेसिस पर, ये जो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, इन ग्राफ के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट हमें मिल रहा है, देखो एक तो ये मिल गया, ये वैल्यू, तो हमें यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लें, जैसे ये देखो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट को लेके हम क्या कर सकते हैं, उस कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ से वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उन वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा सेटअप क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा, अगर हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर ले लें, तो पहले हमें करना क्या है, पहले हमें ये समझ रहे हैं कि हमारा जो फ्री फॉल होता है, या जो बॉडी किसी मीडियम में जब गिरती है कोई स्पेरिकल बॉडी, तो उस पर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं। उन फोर्सेस से हमने क्या निकाल लिया, ईटा निकाल लिया। अब ईटा में जो मेन 2 वैल्यूज़ हैं, रेडियस और वेलोसिटी, ठीक है। ये जो रेडियस, ये इक्वेशन नहीं है, ये हमने केवल लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसमें जो 2 वैल्यूज़ हैं हमारी, रेडियस और विस्कोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने देखा कि किस तरीके से हम सेटअप बनाएंगे, ठीक है। रेडियस को स्क्रू गेज से फाइंड करेंगे, और इन सारी वैल्यूज़ के बेसिस पर हम लोग 2 ग्राफ यहाँ पे तैयार करते हैं, और इन ग्राफ की हेल्प से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे अब कुछ क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उन कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 इक्वल ड्रॉप्स हैं, ठीक है। 2 हमारे पास ड्रॉप हैं, एक जैसी ड्रॉप है, ठीक है, एक जैसे हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप हैं। अब इसके बाद फॉलिंग थ्रू एयर
विथ ए स्टेडी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वी नॉट के साथ ही क्या कर रही हैं, नीचे गिर रही हैं एयर में। इफ द ड्रॉप कोलेंस देयर न्यू वेलोसिटी, अगर ये ड्रॉप जो है वो कोलेंस हो जाती हैं, तो अगर ये कोलेंस हो जाती हैं तो उनकी नई वेलोसिटी क्या होगी, यानी जब एक साथ ही नीचे आती हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, आपसे ये पूछा है नई वेलोसिटी क्या होगी। पहले तो वेलोसिटी क्या है, पहले तो वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है, तो नई वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो हम ये मानते हैं कि अगर ये ड्रॉप्स कोलेंस हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, तो एक चीज़ जो है वो उनकी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी भले ही कम ज़्यादा हो या ना हो, एक चीज़ उनकी कांस्टेंट रहेगी, वो उनका वॉल्यूम। तो जो दोनों का वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वो दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, दो ड्रॉप है। ठीक है, दो ड्रॉप हो गए, ये फॉल हो रही है एयर में। ठीक है, एक वेलोसिटी, दोनों की पहले वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, वी नॉट है। ठीक है, मान लिया। अब जब ये मिक्स होंगी तो मिक्स होकर नई ड्रॉप बन जाएगी। ठीक है, तो ये नई ड्रॉप बनेगी। अब नई ड्रॉप बनेगी तो पूछो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। तो पहले जो मान लिया, पहले जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया एक का, लेकिन दो थे तो 2 से इंटू कर दो। और जो नया वॉल्यूम, नई जो बॉल बनेगी या जो नया ड्रॉप बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी यही होगा, लेकिन रेडियस मान लेते हैं अब बड़े वाले की आर क्यू है ना, आर है। जैसे ये छोटे छोटे की स्मॉल आर थी और जो मिलके बड़ी बन गई, इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ से जो आर आएगा क्या आना चाहिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ठीक है, ये कट हो गया। अब क्या बचा, आर क्यू की वैल्यू होगी 2RQ। आर क्यू की वैल्यू क्या होगी, 2RQ होगी। तो यहाँ से आर क्या आना चाहिए, 2⁻⁴ इंटू आर आना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो अब हम लोग वेलोसिटी, अब अगर हम फॉर्मूले में देखें, जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो ये तो क्लियर हो गया, इसको हम साइड से लिख लेते हैं, इसको हम साइड से लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2⁻⁴ आर आई है। ठीक है, ये है। अगर हम देखें फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी का हम फॉर्मूला ले तो आपको याद होगा, अभी हमने बताया था क्या था, 2/9 R² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन न्यू नॉट। तो वहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमें कि जो हमारी वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले वेलोसिटी वी नॉट थी तो रेडियस 1/r थी। ठीक है, ये मान लो। अब वेलोसिटी v हो गई तो रेडियस ये होगी। अब इनका अगर हम रिलेशन लें, रिलेशन डिवाइड कर दें इनको। ठीक है, डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, डिवाइड करने में मिलेगा हमें v/v0 इक्वल टू R² इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R² ये हो जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 2⁻²/3। ठीक है, 2⁻²/3। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम बराबर रखा, दोनों जो अलग अलग हमारे स्पेरिकल ड्रॉप्स थी और जो नई स्पेरिकल ड्रॉप बनी उनकी रेडियस में रिलेशन निकाला। फिर फॉर्मूले से ये समझा कि जो वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर जो वेलोसिटी है पहली वाली, ठीक है, जो पहली वाली है, नहीं ये तो डायरेक्ट रख दिया, एक मिनट रुकना, इस फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले में क्या था, वी यहाँ जाएगा, नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा सही करना है कि जो देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो अगर v यहाँ आएगा, ठीक है, तो v और R², तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, v वेलोसिटी R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो, हाँ ये ध्यान रखना है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई भी है। ठीक है, लिखी सही है बट बोल गलत दिया, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 2⁻²/3 v0 टाइम्स उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ स्टील बॉल ऑफ डायमीटर 3.2 mm फॉल्स अंडर ग्रेविटी थ्रू एन ऑयल ऑफ डेंसिटी 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोले कि स्टील बॉल है, ठीक है, क्या है, एक स्टील बॉल, इसका डायमीटर दिया, क्या दिया, नोट करनी है चीज़ें हमें, डायमीटर दिया है 3.2 mm, तो इससे क्या मिल जाएगी हमें, रेडियस। ठीक है, फॉल्स अंडर द ग्रेविटी थ्रू एन ऑयल ऑफ डेंसिटी 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या लिखा है, इसको एक ऑयल में गिराया जाता है,
एक स्टील बॉल को जिसका डायमीटर दिया है, इसको ऑयल के अंदर गिराया जाता है और ऑयल की डेंसिटी कितनी है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और उसकी विस्कोसिटी यानी ईटा भी दे के रखा है, डेंसिटी भी दे के रखी है 7820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या क्या वैल्यूज हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं इनको। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये क्या हो गया आपका, इसका आधा कर दो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि चूंकि ये mm में तो मीटर में क्या आएगा -3, तो 3.2 का आधा होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 mm, सॉरी मीटर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। डेंसिटी ऑलरेडी हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी है, तो ये किसकी डेंसिटी है, ये ऑयल की डेंसिटी है। तो लिक्विड की डेंसिटी को हम क्या मानते थे, सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया, ये क्या हो गया सिग्मा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को क्या मानते थे हम लोग, रो, तो ये जो डेंसिटी दी है ये किसकी डेंसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, स्टील बॉल की डेंसिटी है, तो ये रो हो गया। तो देखो हमारे पास आर आ गया, रो आ गया, सिग्मा आ गया, ये आर हो गया, रो हो गया, सिग्मा हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, जी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और अब हमें चाहिए विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी हमें दी है, विस्कोसिटी भी दी है। तो देखो अगर इन चारों वैल्यूज को हम लोग कंबाइन करते हैं किस फॉर्मूले में, तो देखो हम फॉर्मूला बताते हैं, वही जो भी हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। चलो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ईटा इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन क्या था वी, ठीक है। तो यहाँ पर 2/9 हम रखेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू भी हमने आपको बताई कितनी आई थी 1.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। रो माइनस सिग्मा, तो रो अभी हमने देखा था कितना था 7820 माइनस ये था 920, ठीक है, इंटू जी रख देंगे हम 9.8 और इसको डिवाइड कर देंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितनी थी, आई थिंक 1.64 थी शायद, एक बार चेक कर लेना आप लोग, 1.64 थी, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। हाँ 1.64 ही थी, ठीक है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या दिया है, मैं 31 में दिया है कि एक स्टील बॉल है, बियरिंग, बॉल बियरिंग है जिसका डायमीटर 3 क्या दिया मैं 3 mm, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 3 mm, फॉल होता है ग्लिसरीन के अंदर। तो एक हमारे पास बॉडी किसकी है, स्टील की है, और लिक्विड क्या हमारे पास ग्लिसरीन, मीडियम में ग्लिसरीन, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, इतनी डिस्टेंस जाता है इतने मीटर में, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगी हमें, इससे मिल जाएगी हमें इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो v हमें मिल गया, डायमीटर से r मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील एंड ग्लिसरीन, ये रो हो गया क्योंकि ये मटेरियल की क्या है, ये मटेरियल की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, जबकि ये किसकी है, ये हमारे ग्लिसरीन की है, तो ये सिग्मा हो गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको किस में दी हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में दी है, तो इसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें 7.8 इंटू 10 की पावर 3 लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मिल जाएगी। और ये सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला वो वही जो अभी हमने आपको बताया था, उसी फॉर्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है और एक 33 है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। और इसका जो वीडियो है, जो एनिमेशन वीडियो, वो हम इसके साथ आपका अटैच कर देंगे, एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, अगर आपको नहीं है तो आप ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। Viscosity. Materials required: stopwatch, tall glass jar, scale, vernier calipers, glass beads, thread, glycerine. Procedure: measure the inner diameter of the glass jar using a vernier calipers.
we can measure the diameter of the jar as 3 centimeters. So the radius of the jar is equal to 3 by 2, which is equal to 1.5 centimeters, which is equal to 0.015 meters. Now, fill the glass jar with glycerine. Take a glass bead of diameter 5 millimeters and drop it gently into the liquid. It falls down in the liquid with accelerated velocity for some time and then moves with a uniform terminal velocity. Using a thread, mark a reference point A below the point at which the bead acquires terminal velocity. Mark another point B below the point A using another thread so that the distance between A and B is 20 centimeters. Now, take another bead of diameter 5 millimeters and drop it gently into the liquid. A stopwatch is switched on when the bead crosses the point A and switched off when it leaves the point B. Note the time taken by the bead to travel the distance 20 centimeters. Then observed terminal velocity of the bead can be calculated using the equation V1 is equal to AB divided by T. That is, V1 is equal to 20 into 10 raised to minus 2 divided by 14.58, which is equal to 0.013713 meters per second. Record the observed and calculated values in a tabular column. The corrected terminal velocity of the bead can be calculated using the relation V is equal to V1 into 1 plus 2.4a divided by r. Here, the radius of the bead A is equal to 5 by 2, which is equal to 2.5 milliliters or 0.0025 meters, and the inner radius of the jar R is equal to 0.015 meters. Then the corrected terminal velocity can be calculated as V is equal to 0.0191982 meters per second. Record the value in the tabular column. Now, take another bead of diameter 7 millimeters and note the time taken to travel the distance 20 centimeters. Record the values in the tabular column. Repeat the experiment with beads of diameters 8 millimeters and 9 millimeters and record the values. Since the density of the liquid sigma is 1260 kilograms per meter cube and the density of the glass bead rho is 2600 kilograms per meter cube, the coefficient of viscosity of the liquid can be calculated in each case using the equation eta is equal to 2 by 9 into r squared g into rho minus sigma divided by v, and is found to be 0.9499 Newton second per meter square. We can now plot a graph with square of radius of beads along x-axis and terminal velocity along y-axis. The graph is a straight line. The coefficient of viscosity of the liquid can be calculated by using the slope of the graph in the relation eta is equal to 2 into rho minus sigma into g divided by 9 into slope, and is found to be 0.9499 Newton second per meter square.
By calculation and from the graph, we can determine the coefficient of viscosity of glycerine as 0.9499. ओके, तो अब समझते हैं हम लोग अपने अगले वाले एक्सपेरिमेंट को, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड्स एंड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। मेथड ऑफ मिक्सचर्स के थ्रू हमें क्या करना है, किसी एक सॉलिड और लिक्विड की क्या करनी है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको हम समझते हैं। हमको यहाँ पे दो सब्सटेंसेस लेने हैं जिनके अलग अलग एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे दो सब्सटेंस लेने, क्या लेना है, दो सब्सटेंस लेना है अलग अलग टेम्परेचर पे, उनको मिक्स कर देना है। तो उनको मिक्स कर देंगे तो होगा क्या, आपको पता है कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर वाली चीज़ों को मिक्स किया जाता है आपस में, तो उनमें हीट एक्सचेंज होती है। हीट का एक्सचेंज कैसा होता है, तो हीट होती है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। कहाँ से कहाँ जाती है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये जाती है। ठीक है, फिर क्या है आगे, देन हीट इज एक्सचेंज बिटवीन देम। तो जब हम ये दो अलग अलग सब्सटेंस जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे, जब इनको मिक्स करेंगे तो हीट का एक्सचेंज होगा। इनके बीच में हीट क्या होगी, इनके बीच की जो हीट है वो एक्सचेंज होगी। हीट इज एक्सचेंज बिटवीन देम। द सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर, जो बड़ा जो सब्सटेंस ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा वो अपनी हीट को क्या करेगा, वो अपनी हीट को लॉस करेगा। ठीक है, वो हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। जबकि जो लोअर टेम्परेचर पे होगा वो हीट को गेन कर लेगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। और जहां पे दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा होगा, वहीं पर हम ये देख सकते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यानी इस टेम्परेचर पे ना तो बॉडी अपना हीट लॉस करेगी, ना ही हीट को गेन करेगी। इसी को कहते हैं हम क्या, लॉ ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, अब आगे बढ़े। The amount of heat lost by the hotter body equal to the amount of heat gained by the colder body। हम ऐसा मान के चलते हैं, अगर हीट लॉस नहीं हो रही, ध्यान रखना ये चीज, जब हम मान सकते हैं जब हीट लॉस नहीं हो रही, तो जो हीट लॉस हुई गर्म बॉडी से और जो हीट लॉस हुई ठंडी बॉडी के थ्रू, वो दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन कब इक्वल होंगे, जब एटमोस्फेयर में, इन्वायरमेंट में किसी हीट का लॉस ना हुआ हो। फिर लिखा है फर्स्ट, नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो वही चीज हमने आपको बताई, ये कब होगा, जब सराउंडिंग में कोई हीट लॉस ना हो। और दूसरा कि जो सब्सटेंस है ये केमिकली कोई रिएक्ट ना करे, हीट को केमिकली कोई रिएक्शन ना दे, या फिर हीट को एब्जॉर्ब ना करे। मान लो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो हीट जो लॉस हुई हो, जो गेन हुई, वो बराबर नहीं होंगे। तो इन दोनों केसेस में हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। अब मान लिया कि एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट s है, और अमाउंट जो इसने हीट गेन की या लॉस की वो डेल्टा क्यू है। भाई किसी ऑब्जेक्ट ने हीट लॉस की होगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने हीट को गेन किया होगा, तो उसको हमने मान लिया कि वो कितना है, वो डेल्टा क्यू है। तो आपको पढ़ा हुआ होगा अपने, स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम क्या है, उस बॉडी का मास, एस है उसकी स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, तो को लिखा भी है, डेल्टा थीटा इज द राइज और फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसके प्रोसीजर को समझते हैं। प्रोसीजर को अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है, फाइंडिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है सॉलिड की, सॉलिड यहाँ पे क्या है, कुछ लीड शॉर्ट्स हैं। ठीक है, जो लेड मेटल होता है उसके कुछ शॉर्ट्स, कुछ गोले ले लिए हमने। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके का हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू हम इनको फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो लीड शॉर्ट्स हैं, ठीक है, जो लीड शॉर्ट्स हैं, इनको आर पुट इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। इनको सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, लीड शॉर्ट्स आर पुट इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या भरा है, इसमें भरा हुआ है पानी, वाटर। ठीक है, और वाटर के अंदर हमें क्या डालने देना है, यहाँ पर हमें डाल देना है लेड शॉर्ट्स। ठीक है, द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड विथ स्टीम इन अ वेसल। इसको पानी में गर्म नहीं, इसको पानी से निकलने वाली जो वेपर है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है,
ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और नीचे पानी को बॉयल कर रहे हैं, तो इससे क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है। और ये जो वेपर निकल रही है, ये वेपर ही क्या कर रही है, इस टेस्ट ट्यूब में रखे हुए लेड शॉट्स हैं उनको गर्म कर रही है, ठीक है। तो द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड, द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड with steam in a vessel called हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये टेस्ट ट्यूब जो हीट हो रही है स्टीम के थ्रू एक बर्तन में, और इस बर्तन को क्या बोलते हैं, हिप्सोमीटर बोलते हैं, ठीक है। हिप्सोमीटर दिया हुआ है। फिर लिखा है आगे, द टेम्परेचर ऑफ लीड शॉट्स इज रिकॉर्डेड, जो टेम्परेचर है इस लीड शॉट का, इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि किस टेम्परेचर पर हमने इसको गर्म किया है। पैरेलली उसी के साथ साथ कूल वाटर इज टेकन इन अ कैलोरीमीटर, एक कैलोरीमीटर में ठंडा पानी लिया जाता है। उसी के समय क्या किया जाता है, एक जगह तो हम उसको गर्म कर रहे हैं, उसी समय हमने कुछ ठंडा पानी ले लिया, कहाँ पर, एक कैलोरीमीटर में, ठीक है। इसके बाद विथ अ थर्मोमीटर टू रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर, हमने साथ में क्या लगा दिया, देखो ऊपर क्या लगा, एक थर्मोमीटर लगा है, और थर्मोमीटर हमने किस लिए लगाया, कि इसका हमें टेम्परेचर को मेजर करना है कि कितना टेम्परेचर इसका करंटली अभी है, ठीक है। फिर क्या है, आफ्टर द लीड शॉट्स आर हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, दे आर क्विकली ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर, जैसे जैसे लीड शॉट्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर उनको हीट किया जाता है, ये अपनी हीट को दे आर क्विकली ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर। देखो क्या किया गया, पहले इनको वेपर से गर्म किया गया, भाप से गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद इनको तुरंत कहाँ डाल दिया गया, कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर में क्या रखा हुआ है, ठंडा पानी, उसमें इनको डाल दिया गया। अब ठंडा पानी चूंकि क्या है, लो टेम्परेचर पे है, ठीक है, और जो लेड शॉट्स हैं ये क्या है, ये हाई टेम्परेचर पे है, तो ये अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगे, जबकि जो कैलोरीमीटर में पानी भरा होगा वो इस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो उसमें थर्मोमीटर लगा, देखो जब पानी को गर्म करोगे, ठंडा पानी था, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से पानी था, आपने जैसे उसमें लीड शॉट डाले, उसका टेम्परेचर हो गया मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो 30 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ा होगा तो 30 डिग्री सेल्सियस की इक्विवेलेंट हीट भी बढ़ी होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि पानी ने जितनी हीट को एब्जॉर्ब किया, उतना ही हीट क्या किया होगा, लीड शॉट्स ने क्या किया होगा, लॉस की। इसने जो हीट लॉस की होगी वो पानी ने क्या की होगी, वो पानी ने गेन कर ली होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, एंड देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज रिकॉर्डेड, फिर दोनों का फाइनल टेम्परेचर मिक्स किया जाता है। मान लिया एमएस हमारा मास ऑफ सॉलिड है, मतलब जो स्पेयर्स हैं, एमडब्ल्यू क्या हो गया, मास ऑफ वाटर हमारा हो गया, और एमसी क्या हो गया, मास ऑफ कैलोरीमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही थीटा एस क्या है, ये थीटा एस टेम्परेचर डिफरेंस है सॉलिड्स का, ये वाटर का, और ये हमारे कैलोरीमीटर का, ठीक है। इनिशियली फिर क्या लिखा है आगे, ये हमने सब आपको समझा दिया कि ये सिंबल्स जो हैं किसके लिए यूज किए गए। अब आगे हमने वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जो हीट लॉस करेगा कौन, यहाँ पर जो हमारे मेटेलिक शॉर्ट्स हैं, जो लेड स्पेयर्स हैं, ठीक है। तो जो वो हीट को लॉस करेंगे, हीट गेन कौन कर रहा है, वाटर, ये दोनों कैसे होंगे आपस में, बराबर होंगे। बस ध्यान ही रखना है, ये कभी बराबर होंगे जब कोई हीट का एक्सचेंज आसपास एनवायरनमेंट में ना हो, तभी ये क्या होंगे आपके, ये हीट जो होगी वो बराबर होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, तो देखो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ये चीज़ जो लिखी है, ठीक है। ये क्या है, एम एस एस एस, एम एस मतलब क्या बताया अभी हमने, मास ऑफ जो हमारा सॉलिड्स हो गया, एस ऑफ एस मतलब हीट, जो आपका हीट कैपेसिटी होगी सॉलिड्स की, और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इन दोनों के बराबर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर हम लोग हीट को लॉस करेंगे, जो लेड शॉट्स की हीट लॉस होगी, वो हीट कौन कौन गेन करेगा, देखो वाटर को तो हीट मिलेगी, साथ में कैलोरीमीटर भी तो गर्म होगा, उसको भी तो हीट मिलेगी, तो ये जो हीट है वो इन दोनों में बढ़ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ें, फिर देखें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्या, कि जो एस एस, एस डब्ल्यू और एस सी है, आर स्पेसिफिक हीट है किसकी, सॉलिड वाटर और कैलोरीमीटर की, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अगर हम ऊपर की इक्वेशन देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा होगा तो वाटर इक्विवेलेंट की स्टडी आपने की होगी, ठीक है। इसको हम वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, W से।
तो जो ऊपर की इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन, है ना। ठीक है, तो फिर आगे आगे देखते हैं। अब जो कैलोरीमीटर है इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि इसमें जो हीट का लॉस है वो मिनिमम हो, वो कम से कम हो, क्योंकि अगर हीट लॉस ज़्यादा होगी तो जो हीट ऑब्जेक्ट की लॉस हो रही है और जो हीट गेन हो रही है वो कभी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ हीट उसमें से क्या होगी, लॉस हो गई। तो कैलोरीमीटर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनकी जो हीट है वो कम से कम क्या हो, लॉस हो। ठीक है, फिर आगे फाइंडिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गिवन लिक्विड। अगर हमें किसी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट को निकालना है, जैसे मान लो कि हमारे पास कैरोसिन है या टारपेंटाइन ऑयल है, टारपीन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये अगर जो हमारे पास है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक फिर से एक सेटअप बनाएंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सॉलिड को गर्म किया, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट हमने काउंट की। हमें दूसरे में क्या करना है, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट को काउंट करना है। तो लिक्विड हमारे पास यहाँ पे कैरोसिन या टारपेलिन जो ऑयल है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम एक बार समझते हैं। क्या लिखा है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। अगर उसको हम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करते हैं, हियर इंस्टीड ऑफ लीड शॉट्स, तो जो लीड शॉट्स हैं इनकी जगह वी आर हीटिंग अ मेटल पीस ऑफ known specific heat and the liquid whose specific heat is to be found out is taken in the कैलोमीटर। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से अगर इसको हम कंपेयर करें, यहाँ पर जो लीड शॉट्स हैं, ठीक है, जो लीड शॉट्स हैं इनकी जगह पर हम लोग हीट करते हैं मेटल पीस को, मेटल पीस को। और मेटल पीस वो लेते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट हमको पता हुआ है। सपोज करो आपने कॉपर ले लिया या आयरन ले लिया, वो मेटल पीस लोगे जिसकी स्पेसिफिक हीट हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक वो लिक्विड लेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड करनी है। तो मेटल कौन सा लेंगे, मेटल वो लेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता है, और लिक्विड कौन सा लेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कैलोरीमीटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर को हम उस लिक्विड से रिप्लेस कर देते हैं। अभी वाटर लिया था, वाटर ना लेके उस लिक्विड को लेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। हियर आर आफ्टर हीटिंग द सॉलिड्स, अगर हम इन सॉलिड्स को हीट कर लेते हैं, इट इज क्विकली ट्रांसफर इनटू द कैलोरीमीटर। तो ये क्या होता है, तुरंत कैलोरीमीटर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आफ्टर हीटिंग द सॉलिड, जैसे हम सॉलिड को गर्म करेंगे, ये एक मिनट, जैसे ही हम इस सॉलिड को गर्म करेंगे और इस सॉलिड को जैसे ही हम कैलोरीमीटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इससे क्या होगा, जो लिक्विड है किसके अंदर, जो लिक्विड है हमारा कैलोरीमीटर के अंदर, उसको ये हीट किसकी, सॉलिड की, वो हीट क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यानी सॉलिड जो है वो हीट को लॉस करेगा, जबकि जो आपका सॉलिड हीट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, जबकि जो लिक्विड है वो हीट को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो फिर से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जो सॉलिड ने हीट लॉस की वो लिक्विड प्लस, आपको पता है कैलोरीमीटर भी तो हीट को गेन करेगा, कुछ हीट लिक्विड के पास जाएगी, कुछ हीट कैलोरीमीटर के पास जाएगी। तो ये जो हीट लॉस है ये हीट गेन बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हीट लॉस केवल कौन कर रहा है, सॉलिड, लेकिन वो हीट किस किसके पास जा रही है, एक तो लिक्विड के पास, दूसरा कैलोरीमीटर के पास। ठीक है, सो जो सबस्क्रिप्ट एल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एल एल लिखा है, एल यहाँ पे लिक्विड के लिए, सी तो आपको पता है, सी हमारा कैलोरीमीटर के लिए था, एस हमारा सॉलिड के लिए था, यहाँ पे जो एल आ गया वो एल किसके लिए है, लिक्विड के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम एस एल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सारी चीजें समझ ली कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कैसे हीट लॉस होती है, कहाँ हीट गेन होती है, सारी इक्वेशंस क्या होती हैं, सेटअप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अब इसके कुछ हम एमसीक्यूज लेते हैं और इनके एमसीक्यूज को करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक स्पेयर है, किसका, एल्यूमिनियम का, जिसका मास 0.20 kg है। इसको हीट किया गया 150 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री सेल्सियस तक, 150 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इमीडिएटली तुरंत क्या किया जाता है, 150 तक क्या किया गया, गर्म। 0.2 kg क्या है, मास, तो आपको m मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। ठीक है, 150 तक इसको पानी में डाल दिया जाता है जिसका वॉल्यूम 150 cc है। ठीक है, इसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस
पे वो रखा हुआ है पानी, जो इनिशियली जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसमें जो एल्यूमिनियम के स्पेयर डाले जा रहे हैं वो उनके टेम्परेचर कितने हैं 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर इक्विवेलेंट भी हमें दे के रखा है 0.025 kg। फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 40 डिग्री। तो बताना स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, ठीक है। क्या बताना आपको, स्पेसिफिक हीट बतानी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का आपको भी हमने फॉर्मूला बताया ऊपर कि आप स्पेसिफिक हीट के लिए क्या करोगे भाई। हमने आपको एक इक्वेशन बताई है, देखो फिर से चलते हैं उसी इक्वेशन पे वापस से, ठीक है। ये रही वो इक्वेशन कि यहाँ पर इनकी हम वैल्यू रखेंगे। देखो ये वैल्यू दी है हमें, मास ऑफ सॉलिड दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड दी, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड, आई थिंक लिक्विड दिया, एक बार चेक कर लेते हैं लिक्विड हमें दिया है क्या, लिक्विड के यहाँ पे हाँ वाटर है, यहाँ पे वाटर है, लिक्विड की जगह वाटर। तो आप चाहे ये इक्वेशन, आप चाहो तो ये इक्वेशन भी, ये जो लिखी है इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन के भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू दी है, सारी वैल्यू हमें दी है, अगर हम देखें ये इस इक्वेशन में जो भी है ये सारी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, बस हमें उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उनको हमें फाइनली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स। अब 3 लिक्विड्स हमारे पास A B C, तीनों के मासेस एक जैसे हैं। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस, टेम्परेचर दिए हैं अलग, टेम्परेचर अलग अलग हैं 12, 19 एंड 28, ठीक है। बल्कि जो मास है वो सबका सेम है, ठीक है, और टेम्परेचर उनके अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद द टेम्परेचर ऑफ A एंड B आर मिक्सड इज 16 डिग्री सेल्सियस। जब A और B को मिक्स किया गया तो इनका टेम्परेचर जो नेट था वो कितना था, फाइनल टेम्परेचर 16 था। जब B और C को मिक्स किया गया तो फाइनल 23 था। तो टेम्परेचर A और C का मिक्स करने पे क्या होगा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब A और B को मिक्स किया गया, A एंड B को मिक्स किया गया, तो A का टेम्परेचर क्या है, कम है, B का टेम्परेचर ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन में दिया है ये ना, A का टेम्परेचर कितना है 12, 19, 28, ये लिख लेते हैं शॉर्ट में, 12, 19, 28 ये लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये है 12, 19, 28, ए का है, बी का है, सी का। अब आप खुद ही बताओ, जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे, किसको, ए और बी को, तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बी क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, और ए का टेम्परेचर कम है तो ए क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं हीट लॉस बाय बी बराबर होगी हीट गेन बाय ए, ठीक है। पूरा हम लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो बोल दे रहे हैं हीट गेन लॉस बाय बी, बी हीट को लॉस करेगा, ए हीट को गेन करेगा। चलो इसको हम सिंबल से बना देते हैं, ही बी क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है, ए हीट को गेन कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। इसका भी क्या होगा, एम एस डेल्टा टी। बस यहाँ पर एम ए का बी का आएगा, यहाँ पे ए का आएगा, लेकिन वो तो सेम है, तो ये और तो ये कट कट हो जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अगर हम देखें ए वाले की क्या होगी, ये होगी डेल्टा टी। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, फाइनल 16 हो रहा है ना, फाइनल 16 हो रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था फाइनल। तो बी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, तो यहाँ पे 3 से इंटू कर दो, ठीक है। बी में कितने का आ रहा है, 3 का, ये बी का है, स्पेसिफिक हीट बी है। और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ए की तो पता नहीं, लेकिन टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, ए में 16 था, है 12, तो 4 का आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो ए की स्पेसिफिक हीट है वो 3/4 हो जाएगी किसकी, बी की, ठीक है। ये आ गई, ए की जो स्पेसिफिक हीट है वो 3/4 हो जाएगी बी की, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे बी और सी के साथ, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारी बनेंगी, फिर उसी के बेसिस पर हम ए और सी को भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ए और सी को भी हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ए और सी को करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 था, इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 को। तो लिखा है क्या 40 वाले में, 40 में लिखा है द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास कितना दिया है वाटर का, 100 ग्राम दिया है, इज टू बी रेज्ड फ्रॉम, इसको 24 से 90 कर दिया गया, ठीक है। 24 से कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया, 24 से 90, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिल जाएगा, इनका जो डिफरेंस है वो डेल्टा थीटा हो गया, ये एम हो गया, एस और है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर एम एस है क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो वाटर की ध्यान रखना, ग्राम में तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 होती है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ग्राम में 1 होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो m हो गया, s हो गया, डेल्टा t इससे मिल जाएगा। तो इससे क्या मिल गया हमें, इससे क्या मिल जाएगा, कितनी हीट लॉस हुई वाटर के थ्रू, ठीक है। द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड टू पर्पस, इस में मास हमें कितना पूछा है, द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए अगर हमें मान लो 100 ग्राम पानी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 24 से 90 करना है, ठीक है, तो कितना स्टीम हमें इस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया हमें। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर हीट लॉस कितनी हो रही है, पहले हमें देखना है। तो हीट लॉस कैसे होगी भाई, स्टीम अगर हम देखें, स्टीम को अगर हीट लॉस को हम देखें तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम समझाते हैं, ठीक है। लॉस किसकी हो रही है, बस एक बार चेक कर लेंगे। हीट लॉस कौन कर रहा है, 100 ग्राम वाटर 24 से 19, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, तो स्टीम जो होती है वो 100 के ऊपर होती है। तो पहले 100 के ऊपर से, ध्यान रखना ये क्या होगा यहाँ पर, पहले तो 100 के ऊपर जो भी है उससे 100 तक आएगी टेम्परेचर, 100 से 100 पर ही आएगा। तो ये तो इस चीज़ को छोड़ दो, हम ये मान लेते हैं, देखना एक मिनट, यहाँ पर ये मान लेते हैं 100 पे स्टीम है, तो 100 पे स्टीम से पहले 100 पे लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पर कौन सी हीट होगी, यहाँ पर होगी लेटेंट हीट, इसको हम कहते हैं ml, ठीक है। इसके बाद 100 से जहाँ तक भी जाए, मान लो 90 तक जा रहा है, फाइनली 90 तक जा रहा है ना, तो वहाँ पे लगेगा ms डेल्टा t। ये हीट लॉस कौन करेगा, इतनी हीट लॉस होगी किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू, ठीक है। जो वेपर है, स्टीम है, वो इतनी हीट को लॉस करेगा। पहले 100 से 100 पे लिक्विड पे आएगा, तो जब टेम्परेचर सेम हो और ऑब्जेक्ट जो मैटर अपनी स्टेट चेंज करो तो कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट हो गई। उसके बाद 100 से जब वो 90 तक जाएगा तो कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो इतनी हीट लॉस हो जाएगी किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू। और इस हीट, ये जो हीट लॉस हुई है, इस हीट को गेन कौन कर रहा है, वाटर। तो ये इक्वल हो जाएगा वाटर के स्पेसिफिक हीट के, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बदल रहा है। जब टेम्परेचर बदलता है तो स्पेसिफिक हीट होती है, जब टेम्परेचर सेम रहे तो लेटेंट हीट होती है। बस इसी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे और हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं दो और क्वेश्चन 41 एंड 42, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आपके लिए, इन दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप इसको अपना होमवर्क मान सकते हो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दो क्वेश्चन हमने पिछले एक्सपेरिमेंट से दिए हैं, दो क्वेश्चन हमने इस एक्सपेरिमेंट से दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और कुछ नए प्रैक्टिकल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स के जो आपके एनिमेशंस वीडियो हैं वो हम आपको इस वीडियो में ऐड कर देंगे, आप उनको एक बार समझ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। To determine the specific heat capacity of a given liquid and solid by the method of mixtures. Specific heat of solid. Materials required: a Bunsen burner, wire gauze, tripod stand, copper calorimeter with lid, stirrer and insulating cover, a metallic solid cylinder, non-flexible thread, weighing machine, water, a 250 ml beaker, laboratory stand, 2 thermometers. Procedure: set the weighing machine and make sure there is no zero error. Take a clean and dry empty calorimeter of known heat capacity S1. Weigh the empty calorimeter with the stirrer and lid using a weighing machine. Note this as mass M1 of the calorimeter. Pour an adequate amount of water into the calorimeter to completely submerge the given solid. Weigh the calorimeter with water and note its mass M2. Place the calorimeter in its insulating cover. Measure the temperature of the water in the calorimeter using a thermometer.
Wait till the reading in the thermometer becomes stable. Note this as T1. Remove the thermometer and keep it aside. Weigh the given solid using a weighing machine and note down its mass M3. Tie one end of a strong, non-flexible thread tightly to the middle of the solid. Take a 250 ml beaker. Fill half of it with water and place it on the wire gauze kept on a tripod stand. Take another thermometer and hang it from the laboratory stand. Suspend the solid in the beaker containing water by tying the free end of the thread to a laboratory stand. Confirm the solid remains completely submerged in water and at least 0.5 cm below the surface. This step is important to ensure that the metal attains the same temperature as the water on heating. Now boil the water with the solid suspended in it for about 5 to 10 minutes. Measure the temperature T2 of the water with the other thermometer. Remove the solid from boiling water by holding the thread tight to it. Shake to remove any water sticking on its surface and quickly put it in the water in the calorimeter. Replace the lid immediately. Be careful to minimize the time sample spends in contact with air. Stir the water with the stirrer. Measure the final temperature of the mixture once it becomes constant on attaining equilibrium. Record this temperature as T3. Note that when you place the hot solid in the calorimeter, the heat from the solid is transferred to the water as well as the calorimeter. Depending on their heat capacity, both water and the calorimeter will absorb heat until they reach thermal equilibrium. Stirring continuously ensures the uniform distribution of temperature. Observation: mass of the empty calorimeter with stirrer is equal to m1 gram. Mass of the calorimeter with water is equal to m2 gram. Mass of solid is equal to m3 gram. Initial temperature of the water is equal to T1 degree Celsius. Temperature of the solid in boiling water is equal to T2 degree Celsius. Temperature of the mixture is equal to T3 degree Celsius. Specific heat capacity of material of calorimeter is equal to S1. Specific heat capacity of water is equal to S. Mass of the water in calorimeter is equal to M2 minus M1 gram. Change in temperature of water and calorimeter is equal to T3 minus T1 degree Celsius. Change in temperature of solid is equal to T2 minus T3 degree Celsius. The heat lost by solid in cooling from T2 to T3 is equal to heat gained by water in raising its temperature from T1 to T3 plus heat gained by calorimeter in raising its temperature from T1 to T3. In terms of equation, M3S0 T2 minus T3 is equal to M2 minus M1 S T3 minus T1 plus M1 S1 T3 minus T1, which can be rearranged to obtain the specific heat capacity of the solid S0. Result: the specific heat of the given solid is obtained from the calculation within experimental error.
Specific heat of liquid. Materials required: a Bunsen burner, wire gauze, tripod stand, copper calorimeter with lid, stirrer and insulating cover, a metallic solid cylinder, non-flexible thread, weighing machine, liquid, a 250 ml beaker, laboratory stand, 2 thermometers. Procedure: set the weighing machine and make sure there is no zero error. Take a clean and dry empty calorimeter of known heat capacity S1. Weigh the calorimeter with the stirrer and lid. Note this as mass M1 of the calorimeter. Pour an adequate amount of the given liquid into the calorimeter to completely submerge the solid in it. Weigh the calorimeter with liquid and note its mass M2. Place the calorimeter in its insulating cover. Measure the temperature of liquid taken in the calorimeter as T1 using a thermometer. Remove the thermometer and keep it aside. Weigh the given solid using a weighing machine and note down its mass M3. Tie one end of a strong non-flexible thread tightly to the middle of the solid. Take a 250 ml beaker. Fill half of it with water and place it on the wire gauze kept on a tripod stand. Take another thermometer and hang it from the laboratory stand. Suspend the solid in the beaker containing water by tying the free end of the thread to a laboratory stand. Confirm the solid remains completely submerged in water and at least 0.5 cm below the surface. This step is important to ensure that the metal attains the same temperature as the water on heating. Boil the water in a beaker with the solid suspended in it for about 5 to 10 minutes. Measure the temperature T2 of the water with the other thermometer. Remove the solid from boiling water by holding the thread tight to it. Shake to remove any water sticking on its surface and quickly put it in the liquid in the calorimeter. Replace the lid immediately. Be careful to minimize the time sample spends in contact with air. Stir the liquid with the stirrer. Measure the final temperature of the mixture once it becomes constant on attaining equilibrium. Record this temperature as T3. Observation: mass of the empty calorimeter with stirrer is equal to M1 gram. Mass of the calorimeter with liquid M2 gram. Mass of solid is equal to M3 gram. Initial temperature of the liquid is equal to T1 degree Celsius. Temperature of the solid in boiling water is equal to T2 degree Celsius. Temperature of the mixture is equal to T3 degree Celsius. Specific heat capacity of material of calorimeter is equal to S1. Specific heat capacity of solid is equal to S0. Mass of the liquid in calorimeter is equal to M2 minus M1 gram. Change in temperature of liquid in calorimeter is equal to T3 minus T1 degree Celsius.
change in temperature of solid is equal to T2 minus T3 degrees Celsius. From the principle of calorimetry, heat given by solid in cooling from T2 to T3 is equal to heat gained by the liquid in raising its temperature from T1 to T3 plus heat gained by calorimeter in raising its temperature from T1 to T3. In terms of equation, M3S0 T2 minus T3 is equal to M2 minus M1 S T3 minus T1 plus M1 S1 T3 minus T1, which can be rearranged to obtain the specific heat capacity of the given liquid S. Result: the specific heat of the given liquid is obtained